अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है? नहीं, उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक बराबर लिख लेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आप हमको बताना कि जो अपवर्तनांक का मान होगा इसका मात्रक कितना होगा? बताइए सबसे पीछे, बताइए पीछे, अपवर्तनांक का मात्रक कितना होगा? आ गया सबका? बताइए, आप लोग बताइए। हाँ, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी प्रकाश का चाल है, नीचे भी प्रकाश का चाल है, तो चाल चाल से कट जाएगा ना, तो मात्रक नहीं होता है। लिख लेना, मात्रक नहीं होता है। दूसरा पॉइंट बताना है कि अपवर्तनांक का मान एक से कम आएगा, छोटा आएगा, या बड़ा आएगा, या बराबर आएगा, क्या क्या हो सकता है? एग्जाम में पूछेगा अपवर्तनांक का मान होता है एक से कम, एक से बड़ा, एक से छोटा, एक से बराबर, क्या होगा? एक के बराबर और बस एक से कम। पता है, थोड़ा बुद्धि लगाइए, फार्मूला ऊपर लिखा है। एक से ज्यादा क्या होगा? आप बताइए क्या हो सकता है? एक से कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है? निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, और हम लोगों को पता है कि ये भिन्न लिखा है, तो हमेशा अंश, एक अंश है और एक कौन सा लिखा है? हर लिखा है। तो अंश का मान हमेशा ज्यादा होगा, हर से ज्यादा होगा ना। तो अगर, क्योंकि माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, निर्वात में ज्यादा होता है, तो अगर अंश का मान ज्यादा होगा और हर का मान कम होगा, तो मान कौन सा आएगा? एक से ज्यादा आएगा, कम आएगा? एक से ज्यादा आएगा। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों माध्यम बराबर हो जाएं, बराबर भी हो सकता है। तो जिस कंडीशन में बराबर हो जाएगा, एक भी आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो एक के बराबर भी हो सकता है और एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक से कम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश की चाल कभी भी माध्यम की चाल से कम नहीं होगा। तो लिख लेंगे दूसरा पॉइंट, जो अपवर्तनांक का मान होता है वो एक से बराबर होता है या एक से बड़ा होता है, छोटा नहीं होगा। ये दूसरा पॉइंट आपको लिख के याद कर लेना है। किसी को दिक्कत है यहां तक? हम कुछ अपवर्तनांक का मान लिख रहे हैं जो आपको याद होना चाहिए, जैसे निर्वात का अपवर्तनांक, निर्वात का अपवर्तनांक। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होगा? नहीं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बता रहे हैं आप। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होगा? एक, ठीक होगा ना। हवा का अपवर्तनांक कितना होगा? हवा का अपवर्तनांक, तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.0029। ये अपवर्तनांक का मतलब है कि अंश बटा हर लिखा है, वायु यहां प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अभी भाग करेंगे तो लगभग एक से ज्यादा आएगा ना, या एक के बराबर आएगा, तो वही लिखा है। अगला लिखना,
पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3, या इसी को कितना लिख सकते हैं 1.33। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कांच का अपवर्तनांक होता है आपका 1.5, और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का होता है 2.42। समझ में आ गया ना सबको? ये एग्जाम में ये मान कम से कम 4-5 मान हमने लिखा है, ये मान आपको याद होना चाहिए। आपसे एग्जाम में सीधे आ जाता है कि कांच का अपवर्तनांक होता है 1.2, 2.2, 1.42, है ना, 2.42। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? हाँ, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। हीरा का अपवर्तनांक 2.4। पानी का अपवर्तनांक 1.33। हवा का अपवर्तनांक 1.0029 है ना, लगभग 1 के बराबर ही है। समझ में आ गया ना, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। तो इनकी सहायता से आप किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। जैसे हम पूछे हीरा में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हैं ना। हमने क्या कहा, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? इस अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं, यानी म्यू बराबर कितना लिख सकते हैं? C/B। तो म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। C क्या है? प्रकाश की चाल है। और V क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो हमने कहा मान लीजिए हीरा में प्रकाश की चाल निकालना हो, तो हीरा में प्रकाश की चाल कितना होगा? कम होगा ना, निर्वात से कम होगा। और लगभग कितना कम होगा? 2.5 गुना कम होगा। मतलब अगर लगभग की बात करें तो 2.5 गुना। 2.42 का मतलब लगभग 2.5 लिखा है ना, तो लगभग 2.5 गुना प्रकाश की चाल कम होगा हीरा में। कांच में कितना कम होगा? लगभग 1.5 गुना। कांच में लगभग 1.5 गुना कम होगा। इससे हम प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब यही तो लिखना ना, कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर हमको निकालना हो कांच में प्रकाश की चाल, तो अपवर्तनांक कांच का कितना होता है? 1.5। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर। बटा क्या लिखेंगे? कांच में प्रकाश की चाल, ये लिखेंगे ना। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी आ जाएगी? कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगी 3 × 10⁸ बटा 1.5। और ये देख, यही तो कहा रहे ना कि इसके 1.5 से अगर भाग कर देंगे तो 1.5 गुना मान कम आएगा। तो ये अपवर्तनांक आपको यही बता रहा है कि प्रकाश की चाल का कितना मान कम होगा। तो हीरा में प्रकाश लगभग 2.5 गुना कम चलता है, कांच में 1.5 गुना कम चलता है, पानी में लगभग देखें तो ये 1.25 गुना के पास लिखा है, 1.33 गुना कम चलता है। हवा में या निर्वात में लगभग बराबर चलता है। किसी को दिक्कत है यहां तक? क्लियर है ना ये चीजें? अगला लिखिए। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर अपवर्तनांक के कारण ही या अपवर्तन के कारण ही कोई भी वस्तु अपनी तली से ऊपर दिखाई देता है, तो एग्जाम में यहां से एक न्यूमेरिकल का सवाल भी बनता है कि मान लेते हैं कोई एक बाल्टी है, कोई एक बर्तन है जो 5 मीटर गहरा है, उसमें 5 मीटर पानी भरा हुआ है, तो आपको दिखाई कितना देगा? निकाल सकते हैं ना। अभी आपने केवल क्या लिखा है? थ्योरी कि तली से ऊपर दिखाई देगा, लेकिन कितना ऊपर दिखाई देगा ये नहीं पता है। तो ये सवाल न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो कैसे निकालते हैं इसका भी फार्मूला लिख लीजिए। आभासी गहराई बराबर आभासी गहराई, आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक। इस फार्मूले की सहायता से आप किसी का भी हाइट निकाल सकते हैं। जैसे एक सवाल लिखिए इस पर आधारित एक बर्तन जिसमें 6 मीटर, एक बर्तन जिसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, पानी भरा है।
उस बर्तन की तली में एक सिक्का रखा गया है। सिक्का कितनी गहराई में दिखाई देगा? तो वास्तविक गहराई कितनी है इसका? 6 मीटर। ये तो है ना। जैसे हमने मान लिया कि ये कोई बर्तन है और इसमें आपने पानी भर दिया है 6 मीटर तक। ये पूरा बर्तन, इसमें आपने पानी भर दिया है। पानी कितना भरा है? 6 मीटर। तो इस पूरे गिलास की माप कितनी हो गई? 6 मीटर। तो सिक्का कहाँ रखा होगा? यहाँ रखा होगा ना सिक्का। अब ये सिक्का वास्तव में कितना गहरे पर रखा है? 6 मीटर। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि आपको वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देगा। कितना ऊपर दिखाई देगा? इसी को निकालना है। तो आभासी गहराई बराबर निकाल लेंगे। आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई कितना है? 6 मीटर। अपवर्तनांक कितना है? तो पानी का अपवर्तनांक लिखेंगे। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 3 से कट जाएगा। ये नहीं, 3 से नहीं कटेगा, सॉरी, 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये जाएगा 6 गुणे 3/4। और इसको जब हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 त्रिका 9/2 और 9/2 का मतलब 4.5 मीटर। तो आपको जो 6 मीटर गहरा है वो कितना मीटर दिखाई देगा? 4.5 मीटर गहरा दिखाई देगा। क्लियर है ये चीज सबका? किसी को दिक्कत हो यहां तक बताइए। निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको कम से कम देखिए, एक जो हमने 3 4 लिखा है ना, ये आपको याद होना चाहिए। कांच का अपवर्तनांक लगभग 2.42। पानी का अपवर्तनांक 1.33 या 4/3। उसको सॉल्व कर लेंगे, मान वही आएगा। और निर्वात का अपवर्तनांक 1, हवा का अपवर्तनांक 1.0029। इतने मान आपको याद होने चाहिए। एक सवाल और लगाना। एक बर्तन जिसमें 12 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, उस बर्तन की तली में एक सिक्का रखा गया है, तो सिक्के की गहराई कितनी दिखाई देगी? सेम सवाल है, बताइए। बस केवल अंक बदला है। जहां पर 6 लिखा था वहां आपको 12 कर देना है। कितना आएगा? लगा लेंगे ना सभी लोग? कितना आएगा? 9। हाँ, सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना जाएगा? यहाँ पर वास्तविक गहराई कितना है? 12 मीटर। अपवर्तनांक कितना है? 4/3। तो ये जाएगा 12 गुणे 3/4। 4 से काटेंगे, 4 यही 12, 3 त्रिका 9 मीटर। 9 मीटर गहरा दिखाई देगा। है वास्तव में 12 मीटर। इसीलिए देखिए ना, बचपन में जैसे जब हम लोग छोटे रहते हैं, जो कोई छोटा बच्चा होता है वो बाल्टी में हाथ डाल देता है। उसको दिखता क्या है? उसको दिखता है बहुत ऊंचा। जब पानी में हाथ डालेंगे तो हाथ भीग जाता है। हम लोग भी कभी कभी धोखा खा जाते, नदी उदी में नहाने जाइए और पानी स्थिर हो तो आदमी को लगे ना पानी ऊपर है, और जब पैर रखेंगे तो जब पूरा पैंट आपका भीग जाएगा तो आदमी कहेगा अरे तो गहरा था, धोखा हो गया। तो वही चीजें हैं कि यहाँ पर रिस्क है, क्योंकि अगर 12 मीटर गहरा होगा तो दिखाई कितना देगा? 9 मीटर गहरा दिखाई देगा। निकाल लेंगे ना सब लोग इस चीज को? एक होता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण बताइए।
क्रांतिक कोण क्या होगा? नहीं, देखिए समझ लीजिए क्रांतिक कोण क्या होता है, समझिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऊपर क्या है, ऊपर मान लेते हैं सघन माध्यम है ना, ऊपर हमने मान लिया सघन माध्यम है, नीचे कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। हमने कहा प्रकाश की किरण आएगी कहीं ना कहीं टकराएगी, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। किरण यहां से हमने एक अभिलंब बना दिया, बना सकते हैं, ये आपका अभिलंब रेखा। क्लियर है यहां तक? अभी आपने कहा कि ये वाली किरण ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, ये क्या करेगी, अभिलंब के पास जाएगी कि दूर जाएगी? अभी भी पढ़ के आए हैं, अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये अभिलंब तो ये है, तो अभिलंब से दूर जाएगी, चली जाएगी ना इसे। क्लियर है यहां तक? तो ये किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी। अब समझना, आप मत बनाना। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस किरण को अगर हम थोड़ा सा और लेटा दें, मतलब ऐसे लेके जाएं, तो अगर ऐसे लेके जाएंगे तो ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था फिर से, तो ये क्या करेगा, फिर से कुछ मुड़ेगा तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे जाएगी ना। मतलब ये पहले नंबर वाली यहां चल जाएगी और दूसरे नंबर वाली किरण कहां जाएगी, यहां जाएगी। एक दो इसलिए लिख दे रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। हम चाहे तो इस किरण को थोड़ा और ऐसे लेटा सकते हैं, इसको अगर ऐसे और लेटा देंगे तो ये किरण ऐसे सीधा जानी चाहिए था, तो ये क्या करेगा, हो सकता है ये ऐसे और मुड़ के ऐसे जाएगी ना भाई। अविलंब से जितना इसको हम इधर ले आएंगे उतना ये किरण अविलंब से दूर भागेगी, तो इस साइड आने का तो चांस है नहीं, क्योंकि अविलंब इधर है, दूसरी साइड जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा ना, यानी ये कोण ऐसा आएगा, इसको जब हम बढ़ाते जाएंगे तो एक कोण ऐसा आएगा कि ये वाली किरण इस माध्यम में नहीं जाएगी, इसी रेखा पर से चली जाएगी, सघन में भी जाएगी। सघन में कब जाएगी, जब इससे और भी बढ़ा देंगे, मतलब बाउंड्री पे आ गया। बाउंड्री की बात कर रहे हैं, जैसे हमने आपको घर्षण में पढ़ाया था ना, एक कोण होता है सीमांत घर्षण और एक होता है स्थैतिक घर्षण। तो सीमांत घर्षण क्या था, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान। तो अभी भी क्या कर रहे हैं, जो ये आपतन कोण है इसको हम बढ़ा रहे हैं, तो इसको बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा देखेंगे कि ये वाला ऐसे मुड़ते 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 इस पर चली गई, मतलब ये आगे भी जा सकती है, यानी इसको अगर और बढ़ा देंगे तो ये इसके बाद से अब इधर चली जाएगी, तो इधर नहीं ले जाना है, इसी पर रोक देना है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जब यहां रुक जाएगा तो यहां फिर से कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण 90 अंश का। यही तो कोण बन रहा था ना, पहले ये कोण पढ़ रहे थे आप, अपवर्तन कोण, तो अब बढ़ाते बढ़ाते बढ़ जाएगा, तो एक कंडीशन में 90 अंश हो जाएगा। तो जिस कंडीशन में ये वाला कोण 90 अंश होगा, उस कंडीशन में यहां भी तो कोई आपतन कोण होगा ना। तो जिस कंडीशन में ये वाला कोण 90 अंश, उस कंडीशन में जितना कोण आपतन कोण होगा, इस कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। क्लियर है, क्रांतिक कोण। किसी को दिक्कत हो बताइए, ना समझ में आया हो। देखिए अभी लिखेंगे, लिखना आसान है। हम क्या करेंगे कि आपतन कोण का वह अधिकतम मान, जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये तो लिखना ना एक लाइन में कि इसको, इसका वह अधिकतम मान, क्योंकि यहाँ आपतन कोण है, आपतन कोण और भी बढ़ा सकते हैं जैसे इन्होंने कहा, तो इसको अगर हम और बढ़ा देंगे तो अब ये क्या करेगा, ये ऐसे वापस लौट जाएगा, और जब वापस लौट जाएगा तो उस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सुने होंगे नाम ना हाई स्कूल या इंटर में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से ज्यादा मान बढ़ा देंगे तो उस समय क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी माध्यम इस माध्यम में नहीं रहेगा, दूसरे माध्यम में चला गया। समझ में आ गया ना। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या लिखेंगे, आपतन या आपतन कोण का वह अधिकतम मान जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उस कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। बस इसी चीज को लिख लीजिए, हम यहां लिख दे रहे हैं आपतन कोण का वह अधिकतम मान
वह अधिकतम मान जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण बोलते हैं। उस कोण को क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्रांतिक कोण यानी जो इधर वाला कोण है, इस कोण को क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। अगर क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसी माध्यम में लौट जाएगा। फिर समझ में आ गया ना? तो अच्छा, यहां से एक सवाल और भी बनता है, क्रांतिक कोण कब बनेगा? जब माध्यम सघन से विरल होगा कि विरल से सघन होगा? सघन से विरल होगा, दूसरे माध्यम में नहीं बनेगा। क्यों? कि जब माध्यम चेंज कर देंगे तो इधर जाने लगेगा किरण, सही ना? तो उस माध्यम में कभी जाएगा नहीं, पहुंचेगा। तो ये घटनाएं तभी होंगी जब माध्यम सघन से विरल होगा, यानी क्रांतिक कोण तभी आएगा जब सघन से विरल में होगा। किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए? लग जाएगा ना सबका? चलिए, अब क्रांतिक कोण आपका खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके आगे की कहानी।